नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का संबंध जुड़ता है बांग्लादेश से और कहीं न कहीं भारत से भी जुड़ता है। इसके अलावा दुनिया के कुछ अन्य देशों से भी जुड़ता है। बात करें कि आखिर ये मामला है क्या, तो बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। जब से बांग्लादेश ने अपने राजदूत को भारत से वापस बुलाया है तब से ये न्यूज़ सुर्खियों में बनी हुई है और ये भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि क्या अब भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं क्या वो सामान्य नहीं है, क्या दोनों के रिश्तों में अब खटास आ गई है। ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे हम बात करें तो जो चीन की पल्स स्टिंग की नीति है या लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, ये सारे जो मुद्दे हैं या दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, इन विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें तो भारत के लिए बांग्लादेश जो है वो एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वास्तव में ये पूरा मामला है क्या। इसके अलावा देखेंगे कि आखिर बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को क्यों वापस बुलाया है, क्या दोनों देशों के बीच में स्थिति सामान्य है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण साझेदारियां क्या है, बांग्लादेश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारे विषय होंगे। इसके साथ हम बात कर लेंगे बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो बांग्लादेश ने एक बड़ा राजनयिक फेरबदल किया है और बात करें तो जब से यहाँ पर शेख हसीना की जो सरकार थी उसके कह सकते हैं कि हटने के बाद एक तरह से अंतरिम सरकार बनी और फिर क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्तमान में जो यूनुस है इनकी जो सरकार चल रही है उसके द्वारा अब तक का ये सबसे बड़ा राजनयिक फेरबदल है। इसीलिए इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने भारत में उच्चायुक्त समेत 5 राजदूतों को तत्काल वापस आने के आदेश दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल भारत से ही बांग्लादेश ने अपने राजदूत को वापस बुलाया है, बल्कि भारत के अलावा 4 अन्य राष्ट्र भी हैं जहां से बांग्लादेश ने अपने राजदूतों को वापस बुलाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए ये चर्चा का विषय बन जाती है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ समय से क्या है कि जो दोनों के रिश्ते हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं और इस कारण से एक बार भारत ने बांग्लादेश को कह सकते हैं कि इसके लिए चेतावनी भी दी है। तो उस पर भी हम आएंगे। पहले देखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन सभी राजदूतों को तुरंत राजधानी ढाका लौटना होगा, ऐसा कह सकते हैं कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कह सकते हैं कि निर्देश है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने ब्रिटेन में उच्चायुक्त सईदा मुना तस्नीम को वापस बुलाया था और विदेश मंत्रालय ने प्रत्येक को अलग अलग से नोटिस जारी कर उन सभी से अपनी वर्तमान जिम्मेदारियां कह सकते हैं त्यागते हुए तुरंत वापस बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित मुख्यालय लौटने को कहा गया था। ये निर्देश जारी किया गया था। इस कारण से ये मामला चर्चा में है। अब थोड़ा सा और डिटेल में मामले को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और नई सरकार के गठन के बाद यह बांग्लादेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं पॉलिटिकल डिसीजन है। शेख हसीना के पद से हटने और देश छोड़ने के बाद कह सकते हैं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की जो सरकार बनी है यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजदूतों को वापस ढाका बुला लिया। ये किस देश से संबंधित राजदूत हैं उन पर भी हम देखेंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रत्येक को अलग अलग नोटिस जारी की और फिर क्या है कि ढाका स्थित जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका संगठन है, इनकी जो ऑफिसें हैं वहाँ बुलाने की बात कही है। अब बात करें कि सबसे बड़ा जो राजनयिक फेरबदल है आखिर इसका कारण क्या बताया जा रहा है, तो अगर इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक अधिकारी ने कह सकते हैं कि एक जानकारी दी कह सकते हैं और इसका ये कहना था कि अंतरिम जो सरकार है जो यूनिस के अंतर्गत चल रही है इसने एक बड़े राजनयिक फेरबदल में भारत सहित अपने 4 देशों से जो राजदूत हैं उन्हें वापस बुलाया है। विदेशों में बांग्लादेश के मिशनों में चल रहे बदलावों के तहत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी मिशन में तैनात अपने राजदूतों को तुरंत ढाका लौटने का आदेश दिया है। मंत्रालय जो विदेश मंत्रालय है
उसने जिन राष्ट्रों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है, ये मूल रूप से जो राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न कह सकते हैं वैश्विक मिशन है, उसमें ये कह सकते हैं कि डिप्यूट थे। इनको बुलाया है, किन देशों से बुलाया है? इसमें ब्रुसेल्स शामिल है, कैनबरा शामिल है, लिस्बन है, नई दिल्ली है, न्यूयॉर्क, और ये सभी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी जो मिशन है उसमें ये राजदूत तैनात थे और तुरंत इनको ढाका वापस लौटने का आदेश बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने दिया है। इसमें अगर कुछ नामों की बात करें कि कौन कौन से राजदूत शामिल थे, किस देश में ये डिप्यूट थे, तो देखिए भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो मुस्तफिजुर रहमान है, इन्हें वापस बुलाया गया है। यूएसए में अगर बात करें तो बांग्लादेश के राजदूत और अस्थाई जो प्रतिनिधि हैं मोहम्मद अब्दुल मुहित, इन्हें भी वापस बांग्लादेश ने बुलाया है। बेल्जियम में बांग्लादेश के जो राजदूत हैं वो महबूब हसन सालेह हैं। ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम अल्लाम सिद्दीकी हैं और पुर्तगाल में बांग्लादेश की राजदूत जो रेजिना अहमद है, इनको क्या किया गया है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के द्वारा वापस बुलाया गया है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करें, पिछले जो यहाँ पर घटनाएं चली हैं, जो घटनाक्रम है, उस पर अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त निगाह डालें तो इसी वर्ष जुलाई महीने में बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन कर दिया था और ये जो आंदोलन है धीरे धीरे जो इसका स्वरूप था बढ़ता गया और एक तरह से ये उपद्रव में परिवर्तित हो गया। और फिर क्या है कि यहाँ पर 700 से अधिक जो लोग हैं इस उपद्रव का, या कह सकते हैं एक तरह से आंदोलन कह सकते हैं, इसका शिकार बन गया और बड़े स्तर पे यहाँ पर जो जनधन की है वो क्षति देखने को मिली। इसके बाद छात्रों की उग्र भीड़ ने राजधानी ढाका में स्थित प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया और फिर क्या है कि बढ़ती हिंसा और सुरक्षा के लिहाज से जो यहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ये यहाँ से निकल गई। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत में वर्तमान में ये शरण लिए हुए हैं। इस पर भी कई सारे कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने वाला है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि भारत छोड़कर शेख हसीना अब किस देश में शरण लेने वाली है। ये कह सकते हैं कि अब भविष्य में देखना है कि आखिर क्या मामला होता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या अब भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, क्या वो सामान्य नहीं है? तो बिल्कुल ये बात सही है कि अब पहले वाली वो बात नहीं है जो शेख हसीना की सरकार और भारत की जो सरकार है, दोनों के बीच में जो संबंध थे, कई सारे मसले थे जिस पर दोनों देश सहमत थे और उन मामलों को सुलटाया भी जा रहा है। इसके कई सारे उदाहरण भी हम दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पर एक तरह से अंतरिम सरकार थी और अब यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, उससे और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह सामान्य नहीं बचे हैं, ये स्पष्ट है। कुछ उदाहरण देखते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के 48 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ बड़े स्तर पे उपद्रव हुए हैं, हिंसाएं हुई हैं, उनका विरोध हुआ है और कह सकते हैं कि वहाँ पर वो कई सारे समस्याओं से जो हिंदू हैं, जो भारतीय हैं, वो जूझ रहे हैं और इस पर भारत ने कड़ा कह सकते हैं प्रतिक्रिया भी दी और इसके लिए बांग्लादेश को चेताया भी है, अलर्ट भी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ की जो सरकार है वर्तमान में, उससे ये अनुरोध भी किया है और कह सकते हैं निर्देश भी दिया है कि इस तरह की अगर स्थिति है तो उसे जल्दी से जल्दी सामान्य वहाँ की सरकार बनाए। और तभी से क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सामान्य रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि पहले जो शेख हसीना है उनकी जो सरकार थी, तो शेख हसीना को कह सकते हैं कि भारत के पक्ष वाला, या कह सकते हैं कि भारत के जो अलग अलग तर्क है उससे सहमत बताया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पर प्रमुख पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो राजनयिक हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि ये भारत के पक्ष में नहीं बात करें, बल्कि भारत के जो प्रतिद्वंदी हैं, चीन है, पाकिस्तान है, उनसे ज़्यादा इनकी निकटता है। इस कारण से अब कहा जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो अब सामान्य नहीं है, इन पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में लगभग क्या है कि 4096 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा होती है और इसी कारण से अगर देखें तो जो बांग्लादेश है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम देखें भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, अगर इसकी बात करें तो बांग्लादेश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे जो पहला बिंदु होता है वो हो जाता है भू राजनीतिक महत्व।
जो जियो पॉलिटिक्स है उस दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया कि दोनों देशों के बीच में लगभग क्या है कि 4096 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा होती है। यही नहीं, भारत के कई सारे जो राज्य हैं जैसे असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, तो इस तरह से क्या है कि लगभग क्या है कि 5 जो स्टेट हैं, 5 जो राज्य हैं, इनकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ से लगती हैं तो वो बांग्लादेश से साझा होती हैं। तो इस कारण से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो एक बड़ा महत्व रखती है और इसी कारण से चूंकि इन क्षेत्रों से जो सीमा पार आतंकवाद है उसकी संभावना बढ़ जाती है, या कहें तो यहाँ से घुसपैठ की एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे रहना अनिवार्य है। यही नहीं, अगर हम बात करें भू राजनीतिक दृष्टिकोण से तो भारत की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, चाहे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, आंतरिक सुरक्षा की बात करें, दोनों दृष्टिकोण से बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि जो विदेश नीति है दोनों देशों के बीच में वो वर्तमान में ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं की गई तो भारत के लिए तो समस्या है ही, वो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा समस्या है। यही नहीं, अगर महत्व की बात करें कि बांग्लादेश का भारत के लिए क्या महत्व है तो देखिए, चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो नीति है उसका मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश का भारत के पक्ष में होना सबसे अनिवार्य कह सकते हैं कि एक पहल है, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है। यही नहीं, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यानी पूर्व की ओर देखे जो भारत की एक नीति है, और इसका विस्तार या कह सकते हैं कि इसको लागू करने के लिए बांग्लादेश का भारत के पक्ष में होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का भारत के लिए काफ़ी महत्व है। यही नहीं, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश भारत का एक बड़ा साझेदार है। और यही नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, अगर हम डेटा की बात करें तो 2000 वर्ष, अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं तो 2023-24 की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो द्विपक्षीय व्यापार था वो काफ़ी उच्च लेवल पे पहुंच गया था। वो लगभग क्या है कि देखेंगे तो अगर डेटा की बात करें तो 14.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसकी भी स्थिति ठीक ठाक है। अब अगर हम बात करें सांस्कृतिक महत्व की तो देखिए, दोनों देश कहीं ना कहीं इनका जो इतिहास है वो एक ही जगह से जुड़ा है। तो इन दोनों देशों के बीच में इतिहास की बात करें, संस्कृति की बात करें, विरासत की बात करें तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, साझा है। यही नहीं, भारतीय मूल की एक जो बड़ी आबादी है वो क्या होती है तो ये बांग्लादेश में निवास करती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक लगाव है, इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर पर्यावरण संबंधित चिंताओं की बात करें, अगर इन्वायरमेंट कंसर्न की हम बात करें तो सीमा पार की जो नदियां हैं, जो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको एक तरह से ये दोनों देश साझा करते हैं। यही नहीं, अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें, जल प्रबंधन की बात करें तो इसमें भी क्या है कि दोनों देशों के बीच में कई सारे मुद्दे हैं जिसके कारण से दोनों के बीच में एक कह सकते हैं महत्व निर्मित हो जाता है। जैसे बाढ़ पर अगर नियंत्रण की बात करें, यही नहीं, यहाँ पर दोनों के बीच में जो जल विवाद है एक बड़ा मुद्दा है, सीमा विवाद है एक बड़ा मुद्दा है। तो इस कारण से क्या है कि दोनों के बीच में एक पर्यावरण संबंधित जो महत्व है वो भी मायने रखता है। तो ये हमने देख लिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है उसमें बांग्लादेश का भारत के लिए क्या महत्व है, इस पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो सहयोग के क्षेत्र हैं, तो बहुत सारे सहयोग के क्षेत्र हैं। जैसे पहला जो है वो क्या है कि सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। पहले हमने बात किया कि दोनों देशों के बीच में लगभग क्या है कि 4096 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा होती है। लगभग 5 राज्य पूर्वोत्तर के असम, और इसके अलावा पूर्वोत्तर के अलावा जो वेस्ट बंगाल है और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश से इनकी सीमाएं साझा होती हैं। इस कारण से अगर देखें तो सिक्योरिटी की बात करें, चाहे नेशनल सिक्योरिटी या फिर कहें
इंटरनल सिक्योरिटी और इसके अलावा इसके मैनेजमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, डिफेंस के दृष्टिकोण से बात करें, तो दोनों के बीच में सहयोग पहले से ही चल रहे हैं। अगर हम रक्षा सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस है इसका बड़े स्तर पे आदान प्रदान होता है। इसके लिए उच्च स्तरीय जो बैठकें हैं दोनों देशों के बीच में संपादित की जाती हैं। जो कारपेट बेंगोसराय जो अभ्यास है वो उसका उदाहरण है। यही नहीं, तटरक्षकों की जो बैठकें हैं, उनके अधिकारियों की जो बैठकें हैं वो लगातार होती रही हैं। इस कारण से आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के क्षेत्र पे देखें तो रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पार्ट है। यही नहीं, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें सड़क, अंतर्देशीय जल, बंदरगाह कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके तहत अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अंतर्देशीय जो जल संपर्क है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बंदरगाह कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सहयोग के स्तर पर विकसित की जा रही है। यही नहीं, आर्थिक एवं वाणिज्यिक जो सहयोग है ये भी महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम डिटेल में देखें कि दोनों देशों के बीच में जो वाणिज्यिक सहयोग है, अगर कुछ डेटा की बात करें तो बांग्लादेश से भारत को जो निर्यात है वो वर्ष 2018-19 में $1 बिलियन पार कर गया था। वही अगर 2023-24 की बात करें तो भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया था। मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया था। वहीं अगर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र के सहयोग की बात करें तो बांग्लादेश वर्तमान में भारत से लगभग 1160 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा भारत को एक ठीक ठाक जो विदेशी आय है वो भी प्राप्त होती है। और बिजली पर संयुक्त कार्य समूह, संयुक्त संचालन समिति बिजली के सीमा पार व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा भी प्रदान करता है। मार्च 2023 की बात करें तो भारत से बांग्लादेश में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए दोनों देशों के बीच में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है वो व्यापारिक स्तर पर काफ़ी समृद्ध हो चुके हैं। सांस्कृतिक सहयोग की बात कर ले तो ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक जो केंद्र है, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही देशों के बीच में साझा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच में योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और भारत और बांग्लादेश के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह नहीं, दोनों देशों के बीच में आवागमन के लिए जो वीज़ा है तो बांग्लादेश में जारी किए जाने वाले भारतीय वीज़ा विश्व भर में भारत द्वारा किए जाने वाले सबसे बड़े वीज़ा परिचालन में शामिल हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ संकट भी हैं, कुछ समस्याएं हैं, जैसे रोहिंग्या संकट है। भारत ने बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों के लिए राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत भी शुरू किया था। यही नहीं, बहुपक्षीय सहयोगों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक और ऐसे कई सारे जो मंच हैं जहाँ पर इन मंचों को एक साथ साझा करते हैं। तो दोनों के बीच में जो सहयोग के स्तर पर बात करें तो कई सारे सेक्टर हैं जहां पर ये साझा इन सेक्टर में अपने संबंधों को विकसित करते हैं। अब बात कर लें कि इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनके बीच में चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों के बीच में सीमा विवाद, इसको लेकर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। साझा सीमा के सीमांकन पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। जब से कहें तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ या बना तब से ये समस्या देखने को मिलती है। खास तौर पे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर ये समस्या खास तौर पे देखने को मिलती है। असम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में ये मामला देखने को मिलता है। केमिला त्रिपुरा भूमि जो सीमा विवाद है ये लगभग 6.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर अभी भी सही तरीके से जो सीमांकन है वो नहीं हो पाया, जिसके कारण से दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है अक्सर सामने आ जाता है। अवैध कह सकते हैं कि आप्रवासन की जो समस्या है ये भी एक बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। समृद्ध रिश्ते के बनने के पीछे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के निवासियों को प्रवासियों की महत्वपूर्ण आमद के परिणाम स्वरूप पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर बाहर से बांग्लादेश से जो कह सकते हैं कि आने वाले जो घुसपैठी करने वाले जो लोग हैं वो क्या है कि वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए कई सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये नहीं, आर्थिक चुनौतियाँ भी हैं। दोनों देशों को गैर टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ हैं, नौकरशाही जो लाल फीताशाही है जिससे व्यापार में
कई सारे कह सकते हैं चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सुरक्षा चुनौतियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे बांग्लादेश में जमातुल जो मुजाहिदीन है, ये बांग्लादेश में कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण समूह है और ये विद्रोही समूह है। इसकी उपस्थिति में आतंकवाद के बारे में चिंता उत्पन्न होती है। तो ये कुछ कह सकते हैं वहाँ पर इस तरह के जो विद्रोही दल हैं उनसे क्या है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो कई बार खराब होते दिखते हैं। यूनाइटेड जो लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ जो बोडोलैंड है और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ जो त्रिपुरा है, ऐसे जो भारत में प्रतिबंधित संगठन है उनको बांग्लादेश में उनकी सक्रियता देखने को मिली है। और इस कारण से भी क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो कभी कभी खराब हो जाते हैं। कुछ नदी विवाद भी हैं जिनमें जैसे तीस्ता जो नदी विवाद है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीस्ता नदी में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए कह सकते हैं कि वर्ष 2011 में एक एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ था, जिसके तहत भारत को लगभग 42.5% इस नदी का जो जल है वो प्राप्त होना था और बांग्लादेश को 37.5% जल प्राप्त होना था। शेष 20% जो जल है वो नदी में बहने के लिए छूट दी गई थी। लेकिन अभी भी बांग्लादेश इस एग्रीमेंट पे सही तरीके से ज़मीनी स्तर पे इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, बांग्लादेश में चीन का जो निवेश हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं भारत के सामने चैलेंज है, क्योंकि चीन और बांग्लादेश की जो नज़दीकियां हैं वो भारत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और वर्तमान में जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के उच्च पदों पर जो बैठे अधिकारी हैं, जो राजनयिक है, कहीं ना कहीं उनका झुकाव पाकिस्तान और चीन के साथ है। और ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि चीन बांग्लादेश में अपना निवेश बढ़ा रहा है, खासकर बुनियादी ढांचे के विकास में, ऊर्जा और दूर संचार के क्षेत्र में। कि अगर भारत के साथ चीन की कभी भी कोई स्थिति ठीक नहीं रही तो उसका लिए क्या करेगा कि बांग्लादेश में अपने जो ये कह सकते हैं स्थल है, जो प्लेस है, यहाँ से वो कई सारे ऑपरेशन ऑपरेट कर सके। उदाहरण के लिए देखें तो बेल्ट एंड रोड जो पहल है, जो BRI है, इनिशिएटिव है, और जो चटगांव बंदरगाह है, यहाँ पर जो बड़े स्तर पे चीन बांग्लादेश में निवेश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत को ध्यान में रखते हुए चीन के द्वारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है कि अगर भारत के साथ कोई भी तानातनी हुई, कोई भी संघर्ष की स्थिति हुई तो चीन क्या करेगा, बांग्लादेश के इन स्थलों का उपयोग करेगा। किस लिए? भारत के साथ संघर्ष करने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके बारे में हमने देखा। अब चूंकि पूरा मामला किसके संदर्भ में है तो ये बांग्लादेश के संदर्भ में, तो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एशिया में आएंगे, बे ऑफ बंगाल के पास आएंगे तो इसके उत्तर में आएंगे तो यहीं पर आपको ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। थोड़ा सा अन्य बातों को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये बांग्लादेश का बड़ा सा मैप है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मूल रूप से अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो एक तरफ अगर पश्चिम में आएंगे, दक्षिण पश्चिम में, तो भारत है, और अगर उत्तर पूर्व में आएंगे तो इधर भी क्या है कि भारत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके उत्तर में देखेंगे तो भारत देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये मूल रूप से आप देखेंगे तो तीन तरफ से क्या है कि भारत से घिरी हुई है। और दूसरा जो देश आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा म्यांमार। तो दो देशों की मूल रूप से जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, तो वो कहाँ से लगती हैं, तो वो बांग्लादेश से लगती हैं, जिसमें पहला भारत है और दूसरा कौन सा है, तो वो म्यांमार है। अब देखिए, अगर यहाँ के राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो प्रमुख जो जलीय क्षेत्र है तो इसके दक्षिण में बे ऑफ बंगाल है और यहीं पर आपको माउथ ऑफ गंगा देखने को मिलेगा। यानी मूल रूप से जो गंगा कह सकते हैं कि उत्तराखंड से निकलती है, वहाँ से चलते हुए क्या है कि कई राज्यों से प्रवाहित होते हुए इसका अंत में जो निकास होता है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी का निकास होता है। यहाँ पर गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश है इसके कई सारे जो आइलैंड हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के बीच में साझा होती है। और अगर बांग्लादेश में आएंगे तो यहाँ का जो क्षेत्र है उसको अलग अलग क्षेत्रों में भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र है एक वो क्षेत्र हो सकता है, चटगांव जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी
एक महत्वपूर्ण उपवर्गीकरण है। इसके अलावा जो सिलहट डिवीजन है वो भी बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा जो बरिंद है, जो मधुपुरा क्षेत्र है, ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांग्लादेश की जो भूमि है ये मुख्य रूप से क्या है कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसी से बनी हुई है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करती है। मुख्य रूप से अगर इस भूमि की बात करें तो ये काफ़ी उपजाऊ है। जलोढ़क जो एलुवियल सॉइल होता है उससे बनी हुई ये मृदा है। यही नहीं, विशाल हिमालय की तलछट में पैदा हुआ जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, इन नदियों के द्वारा निर्मित जो पूरा क्षेत्र है, ये विशाल जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से क्या है कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि बड़े स्तर पे किया जाता है। सभी प्रकार के जो अनाज फसल हैं उनका उत्पादन किया जाता है। इसी कारण से यहाँ पर जो नदी क्षेत्र है यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, यहाँ पर अगर नदियों की बात करें तो 2-3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा है, आप देख सकते हैं, दूसरी ब्रह्मपुत्र है, तीसरी मेघना है। ये 3 यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण आइलैंड है, जिसमें पहला भोला आइलैंड है और हाल ही में देखें जो मार्टिन आइलैंड है जो चर्चाओं में रहा था, हमने इस पर करंट में डिस्कस भी किया था। ये क्या है कि यहाँ के महत्वपूर्ण द्वीप है। जो मार्टिन द्वीप है ये मूल रूप से क्या है कि बांग्लादेश का कोरल आइलैंड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल में ये चर्चा में था। तो जो मार्टिन आइलैंड है वो क्या है, तो मार्टिन जो आइलैंड है ये एक कोरल आइलैंड है। इस कारण से खास तौर पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो बांग्लादेश है इसकी स्थिति क्या है, इससे जुड़े हुए जो भौगोलिक अवस्थितियां हैं या इसके जो विशेषताएं हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।